आप अपना परिचय बता दें। मैं राजवीर सिंह आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के अंदर कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर। तो अभी जो कॉलेज में सैलरी नहीं मिल रही है लोगों को, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा इसे के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। ये आज से पहले मुझे भी इस कॉलेज के अंदर कम से कम मुझे 20 साल की सर्विस पीरियड हो गया। जो आज भयावह जो स्थिति आज जो उत्पन्न हुई है, आज से पहले कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। आज जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है वो दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार के बीच में जो टेक्निकल जो पेच फंसा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से आज जो सैलरी जो रुकी पड़ी है समस्त कर्मचारीगण की, वो मुख्य कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के कारण, गवर्निंग बॉडी और दिल्ली सरकार को नाम ना भेजने के कारण जो हमारी जो सैलरी रुकी हुई है। नहीं, तो इसके लिए कर्मचारियों का क्या दोष है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, तो इससे आम कर्मचारी को क्यों पीसा जा रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने क्या कहते हैं, क्योंकि देखो कर्मचारी तो हमेशा, चाहे जनता हो या कर्मचारी हो, वो तो देश का विडंबना है और ये देश का इतिहास भी रहा है। हमेशा ये जो मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है, जो निम्न वर्ग का जो परिवार होता है, वो हमेशा पिसता है और इसके खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आते। अभी मैं आपको इसका संक्षेप में उत्तर देता हूँ। आज से पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, उससे पहले भी तो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन उनके बनते रहे, जो तमाम जो पार्टियां पिछले में बनती रही। मगर आज दिल्ली सरकार के जब गवर्निंग बॉडी का है, तो भाजपा को क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है कि जो गवर्निंग बॉडी दिल्ली सरकार को नाम क्यों नहीं भेज रही? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि बीजेपी के इशारे पे, मात्र बीजेपी के इशारे पे दिल्ली विश्वविद्यालय जो गवर्निंग बॉडी के जो नाम है वो नहीं भेज रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये बीजेपी के इशारे पे दिल्ली विश्वविद्यालय चाहता है कि मेरे अपने चेयरमैन बनो और ट्रेजर बनो। क्यों भाई, ये कहाँ का इतिहास है? आप जब तो सत्ता में थे तो आप अपना ट्रेजर चाहिए था, आपको अपना चेयरमैन चाहिए था। तो आज आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी का चेयरमैन और ट्रेजर बने, इसमें क्या दिक्कत है दिल्ली विश्वविद्यालय को? और दिल्ली विश्वविद्यालय की ये नहीं, अभी की बात नहीं, कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय जो हमारी डुकू यूनियन है, सेंट्रल यूनियन कर्मचारी जो हमारी है, इस समय समय पर कम से कई सालों से हम आंदोलन करते आए हुए हैं। चाहे वो आंदोलन आरआर रूल को लेके हो, चाहे उनके कर्मचारियों के मौलिक अधिकार को लेके हो, चाहे वो उनकी सैलरी फिक्सेशन को लेके हो, चाहे उनकी वो प्रमोशन को लेके हो, चाहे वो डीपीसी को लेके हो। मगर आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दिल्ली के विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक संघी लाके, जैसे हमारे पूर्व में हमारे एक वक्ता ने बताया कि आज एक वाइस चांसलर को, ऐसे निकम्मे वाइस चांसलर को, ऐसे धूर्त वाइस चांसलर को लाके बिठा दिया है। वो ना किसी कर्मचारी के बारे में सोचता, ना किसी जनता के बारे में सोचता। तो ऐसे वर्ग कर्मचारी, ऐसे वाइस चांसलर को तो मैं दिल्ली सरकार से भी अपील करूंगा और भारत सरकार से भी अपील करूंगा, ऐसे वाइस चांसलर को तुरंत बर्खास्त किया जाए दिल्ली प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, दिल्ली विश्वविद्यालय से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरीके से सामंजस्य नहीं है, तो क्या नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला होने की साजिश नजर आती हो? बिल्कुल जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। ये बीजेपी की नीति और खोटी में साफ सवाल आ रहा है, क्योंकि आज से पहले, क्योंकि जिस भी सरकार में रही पूर्व, इस तरह की जो भयावह जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। जो 6 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जब देश के अंदर आई, तो इन्होंने सिर्फ एक अपनी पावर और सत्ता, एक मैडम ने बोला, पावर और सत्ता का वर्चस्व कायम रखने के लिए ये तमाम चीज़ों को, जो हमारे रूल रेगुलेशन है, जो संविधान है, उनको ही कुचला जा रहा है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या लगता है जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके कारण क्या देश को भी गर्त में डाल देंगे? अभी जिस तरीके से देखने को सुनने को मिल रहा है, आपको भी सुनने को मिला होगा कि -24% जीडीपी गिर चुकी है भारत की। तो क्या लगता है कि देश जो किस ओर जा रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं इसके मीडिया को भी दोष दूंगा मैं, क्योंकि जो मीडिया है, भारत सरकार की मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है और इस मीडिया को तो सिर्फ मोदी के गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं आता। और रही आप जीडीपी की बात करते हो, मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज तुम जब 6 साल पहले आए थे, आपने याद होगा लंबी लंबी होर्डिंग लगाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल की मार इस बार मोदी। अरे तुम क्या ही देश के अंदर दोहरा चरित्र दिखाते हो? आप
रेडियो पे आते हो, मन की बात करते हो। मोदी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मन की बात तो करते हो पर जनता की मन की बात भी सुन लिया करो। ये दोहरा चरित्र मोदी जी ये बंद करो। और रही जीडीपी की बात, आज देश में रोजगार नहीं है। इस देश का युवा, एक एक युवा, अब 2 जून की रोटी तो दूर, 1 जून की रोटी मिलना दुश्वार हो गया। मोदी जी मैं आपसे फिर कहता हूं, इस देश के युवाओं को मत छेड़िए। अगर देश के युवाओं को छेड़ेगा तो आपको जमीन दोष कर दिया जाएगा, वो दिन दूर नहीं। आपको क्या लगता है, मोदी जी जब आए थे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे और इस साल उन्होंने 14 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी लोगों की, जो नौकरियां थी उन नौकरियों को भी खत्म कर दिया, तो आप इसको कैसे देख रहे हो? देखो मैं तो ये बात बहुत अच्छी बात पूछी, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। और मोदी जी कौन से पता नहीं समय समय पर रेडियो झूठिस्तान से प्रसारण करते हैं। जो रेडियो झूठिस्तान है, पता नहीं कौन सा इनका आकाशवाणी है, जो मैं तो कहूँ जो रेडियो झूठिस्तान है मोदी जी का, वो समय समय पर ये प्रसारण करते हैं। 2 नौकरियां रोड तो दे नहीं पाए पर 2 करोड़ नौकरियां खा जरूर गई ये लोगों के लिए। आज भयावह स्थिति ऐसी हो गई कि लोग नौकरियां, जो पढ़े लिखे जो कम्युनिटी है वो आज बहुत बुरा हाल है, लोगों का रोजगार नहीं है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि वो दिन भी दूर नहीं है। इस देश के अंदर अराजकता फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, लूट खसोट फैलेगी, जिस तरह से इनकी हालात है। मोदी जी का खुद का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें लाइक और डिसलाइक के जो कमेंट बॉक्स होते हैं, डिसलाइक सबसे ज्यादा है, लाइक कम है। और कमेंट में भी बहुत सारी बातें कही हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, शिक्षा नीति को लेकर हो, हर मुद्दे पर फैल रही है सरकार। क्या मानना आपका? बिल्कुल, आपने कहा डिसलाइक और अनलाइक बोला है। अभी तो मोदी जी देखिए होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो डिसलाइक आपने किया, बहुत अच्छा वाजिब सवाल पूछा। आप जो चाहें आप कर सकते हैं। मीडिया पे कब्जा आपका, जुडिशरी पे कब्जा आपका, आईएएस लॉबी पे कब्जा आपका, आईपीएस लॉबी पे कब्जा इसका, मीडिया पे कब्जा, आप सत्ता में, पक्ष में, हर चीज पावर है, आप कर सकते हैं। और डिसलाइक तो अब ये देश की जनता, देश का युवा, एक एक जनता देश की जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की तरफ ये देश को लेके जा रही है। वो दिन दूर नहीं, देश के अंदर ये पूरी बर्बादी के कगार पे भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी दोषी मानता हूं। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से भरे मन से, पीड़ा होती है मुझे, आज देश का संविधान इन्होंने तार तार कर दिया। चाहे वो आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे वो आर्टिकल 20 हो, इन्होंने देश का संविधान तार तार कर दिया। हम भारत के संविधान से प्यार करते हैं, हम तिरंगा से प्यार करते हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से प्यार करते हैं, हम गांधी जी की विचारधारा से प्यार करते हैं, हम सावरकर जैसे, गोडसे जैसे लोग, गद्दारों की विचारधाराओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में बिहार के लिए, तो बिहार की जनता को आप क्या संदेश देंगे? मैं आज बिहार की जनता से यही कहना चाहूंगा, बिहार देश का ऐसा कुछ स्टेट है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से और जन जन लोगों से, ये अभिभावक से बोलूंगा, जो हमारे देश के युवा हैं, ये युवा इस देश की धरोहर हैं, इस देश का वर्चस्व है। इस युवाओं को हमें संभाल के रखना है, ताकि ये युवा हमारा देश का आने वाला भविष्य है। तो मैं इस बिहार की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जो 15 करोड़ जो कोरोना काल के अंदर बिना तैयारी किए, बिना प्रिपरेशन किए हुए जो इन्होंने करी, तो उन 15-17 करोड़ जो मजदूर हैं, तो इस बिहार के इलेक्शन में आए तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़े। और कदाचित भारतीय जनता पार्टी को अब वो वक्त आ गया है नामो निशान मिटाने का। ये कहते हैं ना, किसान फसल उगाता है तो फसल काटता है, तो किसान फसल और काटने का, उनको काटने की भी बारी हो गई, उनकी अब जाने की बारी हो गई भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण की लड़ाई जो भाजपा करा रही है, इससे क्या लगता है कि देश में एकता का काम कर रही है या ये देश तोड़ने की बात कर रही है? आपने बहुत अच्छा वाजिब सवाल पूछा। मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से, और मेरे साथी जितने भी हैं, इसको बड़ी भांति ध्यान से सुनो। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक हिंदू और मुस्लिम को इस देश के आधार पर बांटना चाहती है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सी का लेके हो। आज पिछले दिनों में आपने देखा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी फर्जी एनआरसी, फर्जी सीए लेके आए। जो भारत के चौथे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली, उनके परिवार का उसमें एनआरसी में नाम नहीं है, तो सोचिए आम जनता का नाम कैसा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात पे बांटना चाहती है। तो ये देश
36 बिरादरी का देश है, ये सर्व समाज का देश है। तो मोदी जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में मत पड़िए। जिस दिन ये देश गुजरा तो आपको किसी कोने में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश के अंदर 2014 में इस जनता ने चुन के लेके आई थी, तो आम लोगों ने यही सोचा था कि मोदी और अमित शाह संसद में बैठेंगे और गरीब गुरबा की बात करेंगे, मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ईसाई में फैक्ट्री है और रिलायंस का देखिए कहां जा रहा है। अंबानी को फायदा हुआ, अडानी को फायदा हुआ, उससे आम जनता को क्या फायदा हुआ? और आप हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? मैं आपसे जानता हूं, आपने कश्मीरी पंडितों की बात करी, कश्मीरी पंडितों की बात करी आपने, कश्मीरी पंडितों की क्या मिला? आप हिंदुओं को बनारस में आपकी सरकारी आप उठा के देखिए, बनारस के अंदर हिंदू भूखे मर रहे हैं, तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आप वहां से बात करते हैं कि और विदेशों के अंदर हिंदू कैसे हैं, पाकिस्तान में बात करते हैं। तो भारत की मीडिया को जो दिखाना चाहिए बेरोजगारी कहां है, भारत की मीडिया क्या दिखा रही है? पाकिस्तान में इमरान खान की कितनी बीवियां हैं, क्योंकि इमरान खान की रसोई में क्या बन रहा है, इमरान खान वो कर रहा है, भारत के अंदर तुम्हें नजर नहीं आता। ये कैसा भारत है? मैं जानना चाहता हूं, आप फकीर फकीर का नारा बनते हो, मोदी जी आप फकीर नहीं हो, इस देश का लूट तंत्र के सबसे बड़े नेता हो। मैं ये कहूंगा कि देश की जनता से आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को इस देश को सुरक्षित करना है तो उखाड़ के फेंको भारतीय बिहार की जनता से। क्या लगता है कि जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वहीं पर दूसरे लोग को हिंदू नहीं समझा जाता, उसे अछूत मान लिया जाता, उनको कूट ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू वाली बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात क्या करती है? इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की पार्टी, इन्हें वास्तव में अगर पूछा जाए तो हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम या दलित से तो लेना देना छोड़ो, ये हिंदुओं से, क्योंकि ये सिर्फ पूंजीपतियों को भला करना चाहती है। और ये हिंदुओं की तो बात करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक ऐसा है, विदेश में ऐसा है। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, करोड़ों हिंदू आज भूखे मर रहे हैं, उन्हें तो रोजगार दे नहीं पाए, उन्हें तो भुखमरी मिटा नहीं पाए, और बाहर विदेशों के हिंदू की बात करते हो। अभी करंट में एक रिपोर्ट आई है एनालिसिस के आधार पर कि मुकेश अंबानी विश्व में चौथे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि कोरोना काल में भारत गर्त में चला जा रहा था। ये विडंबना कैसे, फर्क क्यों? ये विडंबना कैसे है? भारत का आज जैसे सोने की चिड़िया देश कहा जाता था, आज भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? तमाम रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आ रही, तमाम टैक्सेस नहीं आ रहे, तमाम तुमने जीएसटी लगी, तमाम कानून कर दिए, तमाम अपनी तरह से महंगाई कर रहे हैं। पेट्रोल के रेट तुम्हारा आज से 60-65 लीटर था, आज 50, तो तमाम देश का पैसा कहाँ जा रहा है? तो तमाम जो देश का पैसा है आपके चैनल के माध्यम से, वो अमानी और अडानी के तिजोरी में जा रहा है। जब इनके तिजोरी में पैसा जाएगा तो नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। और अपने देश को वो दिन दूर नहीं, इस देश को पूंजीपतियों को गुलाम होना पड़ेगा। एक बार अंग्रेजों के गुलाम बने थे, एक बार हम पूंजीपतियों के गुलाम बनेंगे। मगर मोदी जी एक बात बता दूं मैं आपको, वो दिन दूर नहीं जब इसी भारत की जनता ने अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका था, तो इसी देश की जनता आपको भी एक दिन उखाड़ के शासन और सत्ता से दूर फेंक देगी। बहुत बढ़िया।